हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सीबीएसई का सैंपल पेपर करवा रही हूँ क्लास 10th का सब्जेक्ट रिटेल। ठीक है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 401 और ये सीबीएसई का 2023-24 का सैंपल पेपर है। और इसका आपको एक बार मैं ब्लूप्रिंट बता देती हूँ। इसमें 10 मार्क्स का आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। ये इसमें हर चैप्टर के मार्क्स दिए हुए हैं और आपको जो है 7 क्वेश्चंस करने हैं 11 में से। ठीक है, और नेक्स्ट आपका रिटेल है 40 मार्क्स का आएगा और ये आपके 4 यूनिट्स हैं। ये वाली 1 2 3 4 चारों यूनिट्स में से जो है आपके क्वेश्चंस आएंगे। डिलीवरी ऑफ गुड्स में से 8 मार्क्स का, रिटेल ऑपरेशंस में से 9, मर्चेंडाइज प्लानिंग में से 10 नंबर का और सिक्योरिटी ऑपरेशंस में से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 8 नंबर के टोटल क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपका ब्लूप्रिंट है। तो अभी हम लोग रिटेल का सैंपल पेपर करते हैं इस साल का। तो स्टार्ट करने से पहले, मैं हूं ज्योति सिक्का और आप हैं मेरे चैनल लर्निंग स्किल पर। और रिटेल और इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लेना। एंड ये वाला जो वीडियो है क्लास 10th वाला रिटेल का सैंपल पेपर, ये आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना सो दैट वो लोग भी बोर्ड के पेपर्स में अच्छे से तैयारी कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पेपर 50 मार्क्स का होगा, ये तो आपको पता ही होगा। 2 आवर्स का पेपर है। सारे इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ लेना। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। एम्प्लॉयबिलिटी सेक्शन ए। इसमें जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ इंग्लिश में आएंगे। रिटेल का जो होगा वो आपका बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, तो पहले हम एम्प्लॉयबिलिटी का करते हैं। इसमें मैंने आपको क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों ही दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द कम्युनिकेशन विच हेल्प टू अंडरस्टैंड अदर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स। कम्युनिकेशन जो कि दूसरों की फीलिंग्स और थॉट्स को समझने में हेल्प करती है, उसे क्या बोलते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ, कैपेबिलिटीज, फीलिंग्स एंड वंस ओन करेक्टर इज कॉल्ड एज। क्या बोलते हैं जब हम अपने बारे में सारी चीजें समझ जाते हैं, उसे बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस है और इसमें ये जो हाईलाइटेड किया हुआ है मैंने येलो से, ये आपका राइट आंसर है। ओके, तो इसका सेकंड का राइट आंसर हुआ ए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल साइन ऑफ स्ट्रेस। फिजिकल साइन ऑफ स्ट्रेस क्या है, क्या नहीं है? ठीक है, तो गिल्ट जो है इसमें, ड्राई माउथ, गिल्ट, फैटिग, कोल्ड हैंड्स, इनमें से जो गिल्ट है, गिल्ट को आप देख नहीं सकते, गिल्ट को सिर्फ फील किया जाता है। मतलब अगर कोई गिल्ट फील कर रहा है तो वो दिखेगा नहीं दूसरों को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, दिस अलाउज द यूजर टू चेंज वेरियस सेटिंग्स इन अ कंप्यूटर कंट्रोल पैनल। जो भी हम कंप्यूटर के अंदर सेटिंग होती है उसे कंट्रोल पैनल बोलते हैं, जिससे कि सारी कंप्यूटर में आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनेजीरियल फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की मैनेजीरियल क्वालिटी क्या होती है, या मैनेजीरियल फंक्शन क्या होता है? प्लानिंग। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रीड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, बेस्ट सोल्यूशन क्या है? मतलब जो भी एनिमल्स का जो, जैसे काउ डंग है उसको बायोडिग्रेड, मतलब उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? रिसाइकलिंग। ठीक है, जैसे काउ डंग है, गोबर है, उसको आप उपले बनाकर जला सकते हो, तो वो आपने रिसाइकिल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर यानी 5 आउट ऑफ द गिवन 6। 6 में से आपको 5 का आंसर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, पेमेंट फीचर अलाउ प्रोसेसिंग ऑफ अनसेटल्ड बिल्स। ठीक है, ऐसा पेमेंट जो कि आपको अनसेटल्ड बिल, मतलब जिस बिल को अभी सेटल नहीं किया है, उस फीचर को क्या बोलते हैं? ड्यू बिल। ड्यू बिल मतलब अभी देना है, ड्यू बिल है। ठीक है, देखो इसके जी 4 ऑप्शन है, इसमें ये वाला ड्यू बिल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, बिलिंग एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। बिलिंग एक्यूरेसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, बिलिंग एक्यूरेसी होती है तो कस्टमर बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हजार्डियस मटेरियल मस्ट बी लोडेड एंड अनलोडेड। हजार्डियस मटेरियल होते हैं जिनको जो नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, कांच जो होता है, केमिकल होता है हार्मफुल, वो हजार्डियस मटेरियल में आते हैं। तो उनको लोडेड और अनलोडेड करते समय केयरफुली बिहेव करना चाहिए, केयरफुली रखना चाहिए या लेके जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर होलसेल बिलिंग। होलसेल बिलिंग के लिए कौन सा सिस्टम यूज होता है? दैट इज इंटेक।
ठीक है, इंटेक सिस्टम यूज होता है। ये वैसे ये वाला क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर भी आया था, तो आप लोग देख लेना, ठीक है, अच्छे से। कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल के रिपीट भी हुए हैं, तो लास्ट ईयर के सैंपल पेपर भी अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो आपको फायदा ही होगा, ठीक है। गिव द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन। रिटेल ट्रांसपोर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन इज टाइमली डिलीवर टू कस्टमर। ट्रांसपोर्टेशन से आपका जो गुड्स हैं वो टाइमली डिलीवर हो जाते हैं कस्टमर को। ईडीआई स्टैंड्स फॉर, ईडीआई की फुल फॉर्म क्या है? ईडीआई की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक डाटा इंटरचेंज, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, इलेक्ट्रिक डाटा इंटरचेंज। आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इसमें से भी 6 में से आपको 5 के आंसर देने हैं। तो आप देखोगे कि आपको हर क्वेश्चन में ऑप्शंस जरूर मिलेंगी, डिटेल के पेपर में स्पेशली, और भी जितने वोकेशनल के पेपर्स हैं उनमें आपको ऑप्शंस मिलेंगी, ठीक है। रिलायंस फ्रेश इज एन एग्जांपल ऑफ डैश प्लान। रिलायंस फ्रेश कैसा प्लान है? एंगुलर फ्लोर प्लान, यानी रिलायंस फ्रेश में जो सामान लगा होता है वो किस शेप में लगा होता है, रैक्स किस शेप में होते हैं, वो होता है एंगुलर फ्लोर प्लान, ठीक है। Next, the ISO specified symbol for the first aid kit is white cross on a green background, ठीक है। ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट क्रॉस लगा होता है, वो ISO का सिंबल है। ये वाला क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आया था। Identify the management that pertain to the handling of product in a store, ठीक है। ऐसी कौन सी मैनेजमेंट होती है जिससे कि प्रोडक्ट्स को हैंडल करने में हेल्प होती है? दैट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हैंडलिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, कि कितना स्टॉक आया कितना गया। नेक्स्ट है एस स्टैंड्स फॉर डैश इन एसओपी इन रिटेल। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है स्टैंडर्ड। तो एसओपी की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसमें एस जो है वो स्टैंडर्ड है। लास्ट ईयर एसओपी की फुल फॉर्म पूछी थी, इस बार सिर्फ एस पूछा है। It minimizes the variation and promotes standardization through consistent implementation of a process or procedure within the organization, ठीक है। इसका राइट आंसर है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग होते हैं। Name of the floor that plan makes optimum use of the walls and utilize the space in the most judicious manner. स्ट्रेट फ्लोर प्लान। स्ट्रेट फ्लोर प्लान जो है इसमें सबसे ज्यादा स्पेस यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सारे रैक जो है ये सीधे स्ट्रेट लगे होते हैं। नेक्स्ट है आपका फिर से क्वेश्चन नंबर 4, 6 में से 5 का आंसर देना है। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इम्पल्स बाइंग प्रोडक्ट। इम्पल्स बाइंग प्रोडक्ट कौन से होते हैं? आपको पता होगा बहुत अच्छे से। इम्पल्स बाइंग मतलब जो हम अचानक से खरीद लेते हैं बिना प्लानिंग के। क्या क्या होते हैं वो? चॉकलेट्स, केक, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, चिप्स, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज अ टाइप ऑफ राइट्स ऑफ मर्चेंडाइज। राइट ऑफ मर्चेंडाइज क्या होता है? क्वांटिटी। हर कस्टमर का राइट है वो जितनी मर्जी क्वांटिटी लेना चाहे उसको वो मिलेगी, ठीक है। Which of the following is not factor of merchandise planning? merchandise planning का फैक्टर नहीं है। क्या नहीं है? स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। It is very important function of merchandiser that he will guide and train buyers as and when the need arises, ठीक है। इसका इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मर्चेंडाइजर। ये मर्चेंडाइजर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो गाइड करेगा, ट्रेन करेगा बायर्स को कि कब जो है नीड अराइज होगी। क्या कर रहा है वो? डायरेक्ट कर रहा है। किसको? बायर्स को डायरेक्ट कर रहा है। एट सप्लायर्स लेवल विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ मर्चेंडाइजर। सप्लायर के लेवल पर इसमें मर्चेंडाइजर का काम क्या नहीं है? मेक पेमेंट्स। मेक पेमेंट मर्चेंडाइजर का काम नहीं है। उसका काम क्या है? सप्लायर को जाकर रिक्वायरमेंट बताना, ऑर्डर लेना, नेगोशिएट करना, लेकिन फाइनल पेमेंट जो है ये मैनेजरियल लेवल का काम होता है। फूड मर्चेंडाइजिंग डज नॉट कंसिस्ट ऑफ फुटवेयर। देखो फूड मर्चेंडाइजिंग है तो नेचुरली ये ABC तो आएगा इसमें, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी, आइसक्रीम तो आएगा ही, फुटवेयर ही तो नहीं आएगा, ठीक है। देखो कितना आसान सा MCQ दिया हुआ है। सो आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। A dash is a room serving as an operation center where a facility of or service can be monitored and controlled. कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम से ही सारी सर्विसेज को कंट्रोल किया जा सकता है। फुल फॉर्म ऑफ CCTV, ये तो हर बार आता है, पता नहीं क्यों हर बार आता है लेकिन आता है, ठीक है। CCTV की फुल फॉर्म क्या है? क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन।
ये जो कैमरास लगे होते हैं आप देखते हो, उनकी फुल फॉर्म है CCTV, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। ओके, नेक्स्ट है आपका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड या नोन एज ब्लैक कैट्स। ठीक है, इनको ब्लैक कैट भी बोलते हैं, जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। जैसे तुम देखते हो बड़े बड़े हीरो हीरोइंस के साथ में जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उनको हम लोग ब्लैक कैट भी बोलते हैं। Which of the following would you check to see if a material is considered hazardous? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये मटेरियल हजार्डियस है या नहीं है? तो उस द प्रोडक्ट लेबल, प्रोडक्ट के लेबल से, क्योंकि आपके पास तो कार्टन्स बंद आएंगे, तो जो उसके ऊपर लेबल लगा होगा वहां से आप चेक करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये हजार्डियस है या नहीं है। नेम एनी 2 बेनिफिट्स कवर्ड अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। एम्प्लॉय स्टेट ESI के अंडर में जो हमारे बेनिफिट्स कवर होते हैं उनके नाम बताओ। मेडिकल बेनिफिट भी कवर होता है, सिकनेस बेनिफिट भी कवर होता है, मैटरनिटी बेनिफिट्स भी इसमें कवर होते हैं। ठीक है, इन विच ईयर द पसारा एक्ट, पसारा एक्ट क्या होता है? प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज एक्ट। ठीक है, पहले सिक्योरिटी जो थी ये गवर्नमेंट के अंडर में थी, लेकिन अब इसको प्राइवेट कर दिया गया है, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज एक्ट बनाकर, और ये एक्ट पास हुआ था आपका 2005 में। ठीक है, आगे हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चंस। अच्छा, मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि अगर आपको डाउट हो रहा हो कि मेरे कुछ क्वेश्चंस MCQ में ठीक नहीं है, तो ही आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करो, अदरवाइज एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। और कोशिश करो सीरियल वाइज ही सारे क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन का आंसर सीरियल नंबर बिल्कुल ठीक डालो, अदरवाइज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा पेपर में चेकिंग करते समय टीचर को, और उससे टीचर्स भी बहुत इरिटेट हो जाते हैं और आपके मार्क्स भी कट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5, 5 में से 3 करने हैं और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, राइट एनी 4C ऑफ कम्युनिकेशन। 4C ऑफ कम्युनिकेशन, 5C या 7C ऑफ कम्युनिकेशन हर बार आता है विद गारंटी। ठीक है, हर बार आया है अभी तक, तो जितने मैंने पेपर्स देखे हैं, बनाए हैं, आप लोग सैम्पल पेपर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी चेक कर सकते हो। 7C ऑफ कम्युनिकेशन हर बार आया हुआ है। तो कम्युनिकेशन के 7C, इसमें 7 कितने लिखे? 7 ही लिखे, आप इसमें से 4 लिखोगे कोई भी। कंप्लीटनेस, कंसाइसनेस, क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंक्रीटनेस, कंसिडरेशन, कर्टसी, ये 7C है, इनमें से आपको कोई 4 करने हैं। गिव एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। मतलब अगर कोई इंसान अकेले इंडिपेंडेंटली काम करता है तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? कुछ भी लिख सकते हो आप अपनी तरफ से बनाकर भी। ठीक है, वैसे मैं आपको बताती हूँ, आप एग्जाम्पल के लिए 2 लिखे हैं मैंने यहाँ पर। इंडिविजुअल फील मोर एम्पावर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल। जो भी इंसान अकेले काम करता है वो अपने आप को एम्पावर्ड और रिस्पॉन्सिबल फील करता है। नंबर 2, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज एंड डिफाइन वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग मैकेनिज्म। अगर आप अकेले खुद का बिजनेस कर रहे हो तो आपके वर्किंग आवर्स भी आपकी मर्जी पर होंगे, कितना काम करना है, कब करना है, कैसे करना है। ठीक है, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हिंदी में भी आंसर सुन के लिखे हैं, आप लोग रीड कर लेना यहाँ से। ठीक है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट सर्व एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। ठीक है, आपका जो कंप्यूटर है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका, जो आप कंप्यूटर को यूज कर रहा है और कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, उन दोनों के बीच का एक सिस्टम है। ठीक है, मेंशन एनी 2 पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन सोसाइटी। सोसाइटी के ऊपर एंटरप्रेन्योर के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब क्या फायदे होते हैं, यू कैन से। तो क्रिएट जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। अगर कोई इंसान एंटरप्रेन्योर बनता है तो वो जॉब्स क्रिएट करता है सोसाइटी में, और सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को भी सोल्व कर सकता है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लोगों को बताने की जरूरत क्यों है? ठीक है, इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं? चिल्ड्रन हु हैव गॉन टू स्कूल विल बी एबल टू डू जॉब सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स and their families, and also helps to become aware of one's role as a responsible citizen. अगर हम बच्चों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ाते हैं, बताते हैं, उन्हें नॉलेज देते हैं, तो इससे जो है हमारी सोसाइटी बहुत ग्रो करेगी, बहुत अच्छा रहेगा, लोगों के अंदर मोरल वैल्यूज आएंगी। ठीक है, What do you understand by telecom billing? टेलीकॉम बिलिंग क्या होती है?
तो इसका आंसर है टेलीकॉम बिलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग यूसेज, एग्रीगेटिंग, अप्लाइंग रिक्वायर्ड यूसेज एंड रेंटल चार्जेस एंड फाइनली जनरेटिंग इनवॉइसेस फॉर द कस्टमर। ठीक है, मतलब टेलीकॉम बिलिंग का काम क्या है? डेटा को कलेक्ट करना, उनको एग्रीगेट करना, उनके इनवॉइस बनाना और कस्टमर को देना। ठीक है, टेलीकॉम बिलिंग प्रोसेस ऑल्सो इंक्लूड्स रिसीविंग एंड रिकॉर्डिंग पेमेंट्स फॉर द कस्टमर। ठीक है, पेमेंट्स को रिकॉर्ड करता है और कस्टमर्स को पेमेंट्स देने में हेल्प करता है, रिकॉर्ड करता है और रिसीव करता है। इसका आंसर भी हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Mention any two advantages of straight floor plan. Straight floor plan के advantages इसमें पूछे गए हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप straight floor plan, angular floor plan या mixed floor plan, इन सब के भी आप advantages अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, स्ट्रेट फ्लोर प्लान के फायदे क्या हैं? नंबर 1 है मोटिवेट शॉपर्स टू स्पेंड टाइम एंड एक्सप्लोर द मर्चेंडाइज। देखो, अगर स्ट्रेट फ्लोर प्लान होता है तो कस्टमर को घूमने के लिए टाइम और स्पेस ज्यादा मिल जाता है, तो वो टाइम ज्यादा स्पेंड करेगा वहां पे। नेक्स्ट है मैक्सिमाइज सेल थ्रू इम्पल्स बाइंग। देखो, अगर स्ट्रेट फ्लोर प्लान है तो हाँ, मैक्सिमाइज सेल्स थ्रू इम्पल्स बाइंग। इम्पल्स बाइंग मतलब लाइक अगर आप सिंपल रैक, सीधे सीधे रैक्स में सब कुछ सजा के रखते हो तो सेल इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि कस्टमर को घूमने के लिए टाइम ज्यादा मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 13, लिस्ट आउट द ऑब्जेक्टिव्स फॉर ए स्टोर डिजाइन। स्टोर डिजाइन के 2 उद्देश्य बताने हैं। तो पहला उद्देश्य है इसका इम्प्लीमेंट द रिटेलर स्ट्रेटजी। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस कस्टमर्स बाइंग बिहेवियर। देखो, कोई भी स्टोर जिस तरीके से बना हुआ है, उसमें रैक्स लगे हुए हैं, वो नेचुरली स्टोर जो ओनर है उसकी स्ट्रेटजी को बताता है कि वो क्या फैसिलिटीज कस्टमर को देना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है। और कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को भी बहुत इफेक्ट करता है कि मतलब लाइक स्पेस ज्यादा मिल रहा है, बैठने के लिए जगह मिल रही है कस्टमर्स को, म्यूजिक है वहां पर, कुछ भी मतलब एनीथिंग विच इज प्रोवाइडेड बाय द स्टोर ओनर, तो वो कस्टमर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है उसका। ठीक है, डिफाइन मर्चेंडाइज प्लानिंग। मर्चेंडाइज प्लानिंग क्या होती है? मर्चेंडाइज प्लानिंग ए सिस्टमैटिक अप्रोच होती है। इट इज एम्ड एट मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट through planning, sales and inventory in order to increase profitability. It does this by maximizing sale potential and minimizing losses from markdowns and stockouts. ठीक है, मर्चेंडाइज प्लानिंग जो होता है कि स्टोर में कहाँ पर प्रोडक्ट लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, किस एरिया पर ज्यादा फोकस करना है, सो दैट कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा परचेज के लिए मोटिवेट किया जाए और जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्प्ले अच्छे से किया जाए और पूरे एरिया को यूज भी किया जाए अच्छे से। हाउ अ प्लानोग्राम इज यूजफुल फॉर वर्चुअल मर्चेंडाइजिंग। प्लानोग्राम, सबसे पहले आपको प्लानोग्राम मीन्स प्लान। प्लानोग्राम इज अ प्लान ऑफ द प्रोडक्ट्स डिस्प्ले, मर्चेंडाइज डिस्प्ले। ठीक है, और वर्चुअल मर्चेंडाइजर्स के लिए, विजुअल मर्चेंडाइजर्स के लिए प्लानोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पर वो लोग प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं और इसी के बेसिस पर ही उनके कस्टमर्स इन्फ्लुएंस होते हैं, बाइंग उनकी डिपेंड करती है, आपके स्टोर की गुडविल डिपेंड करती है। व्हाट इज हाउसकीपिंग? हाउसकीपिंग क्या है? हाउसकीपिंग रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज हैं दैट आर इंटेंडेड फॉर क्लीनिंग द हाउस, हाउस को क्लीन करने के लिए, बाय क्लीनिंग डर्टी सरफेस, डस्टिंग, disposing of rubbish, vacuuming, hoover the floor, change the sheets, clean the window. All of these activities come under the umbrella term housekeeping. इन सारी एक्टिविटीज को एक अम्ब्रेला में रखा गया है, मतलब एक इसका टर्म बनाया गया है जिसे बोलते हैं हाउसकीपिंग। ठीक है, स्टेट एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन। हर एक क्वेश्चन के देखो, जब ये यहाँ भी आपको 5 में से 3 करने हैं और कितने वर्ड्स में लिखना है ये भी ऊपर मेंशन है, 50 से 80 वर्ड्स होने चाहिए। इतने वर्ड्स का आप ध्यान रखना कि इतने वर्ड्स आपके मिनिमम हों। ठीक है, जैसे 50 to 80 है तो एटलीस्ट आपको ध्यान रखना है कि 80 वर्ड्स तो आप करो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्टेशन का उद्देश्य क्या है? रिटेल ट्रांसपोर्टेशन का उद्देश्य है नंबर 1, टू डिलीवर द गुड्स टू द कस्टमर्स इन ए शॉर्ट टाइम। ठीक है, कस्टमर्स को शॉर्ट टाइम में जो गुड्स को डिलीवर करना,
to deliver the goods at earliest at a लीस्ट कॉस्ट। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, ठीक है। गुड्स को कम से कम कॉस्ट पर डिलीवर करना, टाइमली डिलीवर करना और सेफ डिलीवर करना, ये एक रिटेल ट्रांसपोर्टेशन का उद्देश्य होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ए गुड स्टोर लेआउट सर्व्स मेनी पर्पस। अच्छा स्टोर लेआउट कई पर्पस को सोल्व करता है। आप कोई भी 4 पर्पस इसमें से बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला पर्पस जो है नंबर 1, स्टोर एटमॉस्फेयर। आपके स्टोर का एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए। नंबर 2, एनहांस सेल, सेल को बढ़ाने वाला होना चाहिए। आपके आपके स्टोर के अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर हो जिससे कि कस्टमर आए तो उसको इजीली जाने का मन ना करे, ठीक है, ताकि वो ज्यादा देर रुकेगा तो नेचुरली वो सामान ज्यादा खरीदेगा। नंबर नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमाइज रिटर्न्स पर स्क्वायर फुट। इसका ये मतलब है कि कोई भी एरिया आपके स्टोर का खराब नहीं जाना चाहिए, वेस्ट नहीं जाना चाहिए, सारे एरियाज को किसी ना किसी फॉर्म में यूज करना चाहिए। जैसे देखो एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे स्टेयर्स के नीचे ट्रायल रूम बना देना, तो स्टेयर्स के नीचे वाला रूम वैसे भी यूजलेस होता है, तो वहां पर ट्रायल रूम बना सकते हो आप। तो इन शॉर्ट कि कोई भी एरिया आपका खराब नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैक्सिमाइज हो गया ये। यूटिलाइजेशन ऑफ कस्टमर्स टाइम एंड बेस्ट ऑफ द शॉपिंग एक्सपीरियंस। हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य है वो यही है कि कस्टमर्स का टाइम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो। ऐसे भी नहीं कि तुमने उनको रोक दिया है तो वेस्ट हो रहा है उनका टाइम, नहीं, यूज होना चाहिए। वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को देखें, उनको मजा आना चाहिए चीजों को देखने में, वो रिलैक्स फील करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग इज द आर्ट ऑफ डिस्प्लेइंग मर्चेंडाइज इन ए स्टोर टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड इंक्रीज सेल, ठीक है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग क्या होता है, एक कला है। क्या कला है, डिस्प्ले करना प्रोडक्ट्स को इस तरह से कि कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा आए और सेल आपकी इंक्रीज हो। थ्रो सम लाइट ऑन द प्रिंसिपल्स यूज्ड इन विजुअल मर्चेंडाइजिंग। विजुअल मर्चेंडाइजिंग के प्रिंसिपल्स बताओ। इन शॉर्ट उसने यही कहना था, देखो कितना घुमा कर बात को लिखा है, वो सीधा सीधा भी बोल सकता था, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग आर, नंबर 1, मेक इट इजियर फॉर द कस्टमर टू लोकेट द डिजायर्ड कैटेगरी एंड मर्चेंडाइज, ठीक है। कस्टमर्स को ऐसी जगह पर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवा के देना कि उनको उनकी डिजायर्ड कैटेगरी मिल जाए आसानी से। मेक इट इजियर फॉर द कस्टमर टू सेल्फ सेलेक्ट, प्रोडक्ट्स को इस तरीके से डिस्प्ले करना चाहिए कि कस्टमर जो है वो सेल्फ सेलेक्ट कर ले, मतलब उसको किसी सेल्समैन से पूछने की जरूरत ना पड़े कि सामान कहाँ पे रखा है। नंबर 3 है, मेक इट पॉसिबल फॉर द शॉपर टू कोऑर्डिनेट एंड एसेसराइज, मतलब जो शॉपर्स हैं, जो सामान खरीदने वाले हैं, वो इजीली कोऑर्डिनेट कर लें सेल्समैन से और प्रोडक्ट्स को इजीली समझ जाएं और ले जाएं। recommend, highlight and demonstrate particular products at strategic location, जो आपके सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स बिकने वाले हैं या जो आपको लगता है कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनको हाईलाइट करना चाहिए, उनको ऐसी जगह पे रखना चाहिए कि कस्टमर्स का कहीं पर भी वो स्टोर में हो, उनका ध्यान उस मेन चीज पर जरूर जाए, ठीक है। जैसे आप देखते हो ना ज्वेलरी वाली शॉप पर डायमंड्स सबसे ज्यादा ऐसी अट्रैक्टिव जगह पर रखे होगा कि कस्टमर्स का ध्यान जरूर जाता है वहां पर, चाहे वो खरीद ना पाए तो भी। लेकिन चांदी है, जैसे चांदी को तो इजीली कई मतलब इतना ज्यादा डेकोरेट करके नहीं रखा जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20, एक केस स्टडी है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं हम। ए मिडल एज्ड लेडी accompanied by a gentleman walks into a हाइपर मार्केट, मतलब एक लेडी जो है वो एक हाइपर मार्केट में जाती है, लोकेटेड इन ए मेट्रो सिटी, मेट्रो सिटी में है वो मॉल। शी टेक्स ए ट्रॉली एंड स्टार्ट शॉपिंग फॉर ग्रोसरी, वो ट्रॉली लेती है और ग्रोसरी की शॉपिंग करने के लिए स्टार्ट कर देती है। वाइल द जेंटलमैन लुक्स अराउंड, जबकि वो जेंटलमैन जो है वो आदमी जो है वहां पर एक और वो इधर उधर दिखता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। एंड फाइनली अप्रोच द एप्रल सेक्शन, और फाइनली वो बाद में कहाँ पहुंच जाता है, कपड़ों के सेक्शन में पहुंच जाता है। द लेडी इज सीन टू बी चेकिंग हर सेल फोन फ्रिक्वेंटली एंड चेकिंग द लेबल ऑफ प्रोडक्ट्स, अब लेडी जो है वो बार बार अपना फोन चेक कर रही है और प्रोडक्ट्स के प्राइस को देख रही है, ठीक है। एज शी अटेम्प्ट्स टू पिक अप, जैसे ही वो किसी प्रोडक्ट को उठाने लगती है वो पहले उसका प्राइस देखती है। हाउ एवर शी सीन टू रिटर्न मैनी प्रोडक्ट्स, जबकि हम देख रहे हैं कि वो कई प्रोडक्ट्स को वापस भी रख रही है बैक टू द शेल्फ एंड पिक अप वेरी फ्यू ऑफ फॉर परचेज, वो ज्यादा प्रोडक्ट उठा रही है और वापस रख रही है और
बहुत ही कम ले रही है, ठीक है। देयर वर सेवरल सेक्शंस वेयर द लेडी डिड नॉट टच एनी प्रोडक्ट, बहुत सारे ऐसे सेक्शंस भी हैं जहां पर उस लेडी ने बिल्कुल टच भी नहीं किया प्रोडक्ट्स को। इन द मीन टाइम द जेंटलमैन लुक्ड कंफ्यूज्ड चेकिंग आउट सम पजामाज, इसी टाइम में वो जो बंदा, जो आदमी था, वो अप्रैल सेक्शन में गया था, कपड़ों के सेक्शन में, वो पजामा चेक कर रहा था पहन के। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द अबव केस स्टडी, इस केस स्टडी पर हमें कुछ आंसर्स देने हैं। चलिए देखते हैं क्या पूछा है इन्होंने। What could have reduced the confusion of the gentleman and helped him save time and take better decision while shopping? What could have reduced the confusion? अब उस आदमी को जो उसका confusion था, उसको किसने कम किया और हेल्प किया कि वो जल्दी से जल्दी अपनी शॉपिंग पूरी कर पाए? तो प्रॉपर विजुअल, इसका आंसर पढ़ लेते हैं हम ऑप्शन ए का, क्वेश्चन नंबर ए का, ठीक है। प्रॉपर विजुअल मर्चेंडाइजिंग अनाउंसेस डिफरेंट products, shirts, pajamas, accessories, etc. Proper display of merchandise based on quality of fabric. Example: cotton pajama displayed together. Size, the price tag must be attached. और color blocking in display needed. Signage announcing new arrivals. ठीक है, मतलब क्या था कि जो बंदा वो अप्रैल सेक्शन में गया, उसको हर एक प्रोडक्ट के रैक्स अलग अलग मिले, जैसे कि शर्ट्स के, पजामा के, एक्सेसरीज के अलग अलग रैक मिले, और उन सब पर टैग लगे हुए थे प्राइस के। तो उसको ज्यादा टाइम वहां पर नहीं लगा, अब उसको पजामा खरीदना था तो उसने पजामा उठाया और उसको ट्राई करने लग गया, ठीक है। मतलब उसका टाइम जो है वो सेव हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बी है हमारा, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द लेडी टू रिटर्न मैनी प्रोडक्ट्स टू शेल्फ आफ्टर चेकिंग देम आउट एंड नॉट पिकिंग अप मैनी प्रोडक्ट्स ऑफ सम सेक्शंस ऑफ द स्टोर व्हाइल नेविगेटिंग। अब वो कह रहे हैं कि वो लेडी जो तुमने ऑब्जर्व करी है, वो सब जगह घूम रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उठा रही है और फिर कुछ वापस भी रख रही है, तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि वो लेडी ऐसा क्यों कर रही है? तो चलिए देखते हैं कि वो लेडी ऐसा क्यों कर रही है। वैसे आपके हिसाब से ऐसा क्यों कर रही है, तब तक आप भी सोचो, ठीक है। एंड आई थिंक आप सोच चुके हैं और इसका आंसर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं, आप देख लेना कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। शी इज ए प्राइस कॉन्शियस कस्टमर, वो प्राइस कॉन्शियस कस्टमर है, मतलब उसको प्राइस देखकर सामान खरीदना है। नॉट हैप्पी विद द डिस्काउंट्स ऑफर, जो उसको डिस्काउंट्स मिल रहे थे वो उससे खुश नहीं थी। सेम प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन सम अदर स्टोर चीपर, हो सकता है कि वो जो प्रोडक्ट्स उसने वापस रखे हैं, तो इट मीन्स कि उसको किसी और स्टोर में वो वाले प्रोडक्ट्स सस्ते मिल रहे होंगे। सम प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन सम अदर स्टोर्स चीपर, देयर में बी प्रोडक्ट्स नियरिंग एक्सपायरी डेट्स एज वेल। वो प्रोडक्ट्स को वापस रख रही है, तो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि प्राइस ज्यादा होंगे, दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि वो एक्सपायरी होने वाले होंगे। ये हमारी मतलब ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। फर्दर इन certain categories she did not find the brand product she was, यहाँ she आएगा, आप she लिख लेना, ठीक है। she was looking for, hence did not pick up anything, और कुछ शेल्फ में तो वो गई और उसने कुछ भी नहीं उठाया, मतलब ना तो उसको वहां का प्राइस पसंद आया, ना डिस्काउंट पसंद आया, ना उसको ब्रांड पसंद आई। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन कभी भी गलत नहीं हो सकती, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। तो इस क्वेश्चन को कभी भी छोड़कर नहीं आना चाहिए आपको, जो भी आपको लगे आपको वो आंसर लिख देना चाहिए। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो प्लीज छोड़कर मत आना, ठीक है। स्टेट एनी 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलोड बाय द सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड में क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? तो क्या है, नंबर 1, हाइट उसकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की, और फीमेल की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट जो है वो उनकी हाइट के अकॉर्डिंग रेशियो में होना चाहिए। आई साइट उनकी 6/6 होनी चाहिए, उनका नियर विजन जो है वो 0.6 होना चाहिए, और ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए आईज में, और उसके कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। और रीड, नंबर 4 क्या है, रीड एंड अंडरस्टैंड डिस्प्ले इन इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड अरेबिक नंबर्स, उसको इंग्लिश अल्फाबेट्स मतलब सिंपल उसको नाम पढ़ना एटलीस्ट आना चाहिए, और अरेबिक न्यूमरल्स जैसे 1 2 3 4 जो लिखते हैं ना अरेबियन में, वो उसको पढ़ने आने चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये जो है सैम्पल पेपर कंप्लीट हो गया है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लेना, हिंदी वाला भी रीड कर लेना, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और ये वाला पेपर अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है, सैम्पल पेपर्स में से भी बहुत सारा पार्ट आपका सीबीएसई के पेपर में आ सकता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, एंड
बाय बाय।